राधे राधे दोस्तों। पुराने ज़माने में महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वह बहुत अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपना विरोध करने वालों को वह कड़े से कड़ा दंड देता था। और हाँ, कुछ को सनकी भी था। एक दिन उसे ये सनक समाई कि जरा अपने परिवार के लोगों से भी यह जाना जाए कि सब लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसने परिवार में अपनी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्पवयस्क बेटियां थीं। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और पूछा, प्रिय, हम वर्षों से साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा मैंने दिया। जरा बताओ तो तुम्हें यह सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग्य से मिलता है। तिलोत्तमा अपने पति की गोद में लेट गई और बोली, आपके भाग्य से। आप न होते तो क्या मैं ये सब भोग पाती। मेरे तो भाग्य आप ही हैं और भगवान भी आप हैं। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलाया और सबसे यही सवाल किया। बड़ी 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा महेंद्र सिंह चाहता था। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी फूल कुमारी ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में यह सुख लिखा है और उसी के लिखे की वजह से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे मेरे भाग्य से ये सारा सुख उपलब्ध है। फूल कुमारी के इस जवाब से सनकी राजा एकदम सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी प्यारी सी गुड़िया, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मेरे घर, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है वह किसके भाग्य से खाती है। कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान। फूल कुमारी बोली, मेरा भाग्य खिलाता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। मैं भी अपने भाग्य की ही रोटी खाती हूँ। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वह भड़क उठा और कड़क कर बोला, मैं कहा, ये सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूँ तुझे तेरे भाग्य से उपलब्ध है। मूर्ख, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बनाती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फूल कुमारी पिता के पैर पकड़कर रोने लगी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं किसी और को जानती भी नहीं। आप मुझे ऐसे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप इतने कठोर मत बनिए। मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश लड़की। राजा महेंद्र सिंह उस लड़की पर दहाड़ा। इस घर को अपना घर मत कह, ये मेरा घर है। और उसने लात मारकर फूल कुमारी को घर से निकाल दिया और दासियों को आवाज़ दी और उनके आने पर आदेश दिया। फूल कुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे किसी दासी की गंदी और फटी मैली पोशाक पहना दो। दासियों ने ऐसा ही किया और फूल कुमारी को एक भिखारिन सा बनाकर सामने ले आईं। राजा के आदेश पर फूल कुमारी के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी थी। फिर राजा महेंद्र सिंह ने
फूल कुमारी से पूछा, अब भी सोच ले, हमें सही सही जवाब दे दे कि तू किसके भाग्य से ये राजसी सुख भोग रही है, तू किसके भाग्य से रोटी और पकवान खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल दूं पिताजी? मुझे जो कुछ भी मिला है आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। फूल कुमारी की इस निर्भीकता से महेंद्र सिंह आग बबूला हो गया और दहाड़े मारकर बाहर तैनात सिपाहियों को आवाज़ दी। तुरंत ही कई सैनिक दौड़ कर आए और राजा को अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी फूलमती को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ पर बैठाकर इसे राज्य से कई मीलों दूर किसी जंगल में छोड़ आओ, जहाँ से ये चाहकर भी वापस ना लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज से यह दूर राज्यों के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। राजकुमारी रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजा। राजा की आज्ञा टालने की हिम्मत किसी भी सैनिक में नहीं थी। सैनिक फूलवती को घसीटते हुए ले गए और उसे किसी राज्य की सीमा से सटे जंगल में छोड़कर वापस आ गए। अपनी सनक में ऐंठे सनकी राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। लेकिन उधर राजकुमारी फूलमती के साथ क्या बीती। फूल कुमारी भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ का नगर सेठ धर्म सिंह विदेशों में व्यापार करके अपने दल और काफिले के साथ 5 वर्ष बाद वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न था कि 5 वर्ष के बाद वह अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्म सिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूल कुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्म सिंह के सेवक जब उसे उठाकर धर्म सिंह के पास लाए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्श देखकर वह उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री फूल कुमारी जैसी लग रही है, लेकिन ये यहाँ क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारिन के लिबास में कैसे है। धर्म सिंह फूल कुमारी को अपने साथ लिए विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारिन को देखकर चौंक पड़ी। यह आप किस भिखारिन को ले आए? भिखारिन? मुझे तो ये अपनी बेटी फूल कुमारी जैसी लग रही है। बेशक उसे देखे मुझे 5 वर्ष हो गए, लेकिन वही नाक नक्श है। यह कन्या बिल्कुल वैसी ही लग रही है। धर्म सिंह बोला। सावित्री ने कहा, मगर हमारी बेटी फूल कुमारी तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ के प्रस्थान करने के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्म सिंह बहुत दुखी हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का विधान ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी फूल कुमारी था और कुछ शक्ल भी राजकुमारी फूल कुमारी जैसी ही थी। सेठ धर्म सिंह की दासियां जब राजकुमारी फूल कुमारी को होश में लाईं और सेठ और सेठानी के कहने पर उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्म सिंह और सावित्री के सामने लाईं तो दोनों हक्के बक्के रह गए। धर्म सिंह ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूल कुमारी जैसी लग रही हो। और फूल कुमारी ने जब अपनी सारी आप बीती बताई तो सेठानी सावित्री सेठ धर्म सिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी फूल कुमारी है और बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है। क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें? मैं भी यही सोच रहा हूँ
धर्म सिंह ने कहा। और उसके बाद फूल कुमारी सेठ धर्म सिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। फूल कुमारी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज का सिंहासन युवा और कुमारे राजकुमार विराट विक्रम ने संभाला। विराट विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवार को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन देने के लिए राजा विराट विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली, जिसमें सभी राज्यवासी उनके दर्शन कर सकें। जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से निकली, उस समय फूल कुमारी घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट सिंह की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने फूल कुमारी को देखा और देखकर उसके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने महामंत्री को फूल कुमारी से विवाह के लिए सेठ धर्म सिंह के यहाँ भेजा। सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है। शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से फूलवती और विराट विक्रम का विवाह हुआ और एक वर्ष बाद फूल कुमारी ने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जब विराट विक्रम ने फूल कुमारी से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि आप सभी दास दासियों और कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्म की मिठाई अपने हाथों से बांटें और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब फूल कुमारी मिठाई बांटने के लिए कारागार में गई तो वहाँ अपने माता पिता और बहनों को देखकर दंग रह गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और फूलवती की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने यह नहीं कहा कि ये वही फूल कुमारी है जिसे पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंचकर फूल कुमारी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आज़ाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है प्रिय, राजा विराट विक्रम ने कहा। एक बार और कहना चाहती हूँ, फूल कुमारी ने कहा। निसंकोच कहो रानी, विराट विक्रम बोला। आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के महाराजा महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप उन्हें व मेरी बहनों को आज़ाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दें। फूल कुमारी ने बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के रूप में सेठ धर्म सिंह और सावित्री दिए और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब कुछ जानकर राजा विराट विक्रम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें उनके लिए दया करना ठीक नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी कैदियों के साथ उन्हें भी आज़ाद कर देते हैं और उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं। राजा विराट विक्रम फूलवती से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि वह अपनी पत्नी की कोई बात को ठुकरा नहीं सका और महेंद्र सिंह व उनके परिवार को आज़ाद करके महेंद्रगढ़ का राज भी उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए फूल कुमारी ने अपने पिता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना।
मैं आपकी ठुकराई हुई बेटी फूल कुमारी हैं, और देखिए मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान कर रखे हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से ही फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, पर जरा बताइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य नहीं, नहीं तेरा भाग्य, महेंद्र सिंह हड़बड़ा कर बोला। फूल कुमारी हंसी। पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है, सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आपने मेरे पति की कैद में अब तक जो कुछ भोगा वह आपका भाग्य था, और आपने जब मुझे अपने महल के राजमहल से दुत्कार कर निकाल दिया वह मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। रानी तिलोत्तमा और फूल कुमारी की सभी बहनें परसों बाद फूल कुमारी को अपने सामने पाकर उसे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए आंसू बहा रहा था, किंतु अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति किए गए अपराध की शर्मिंदगी के कारण वह उसके चेहरे को देख नहीं रहा था। दोस्तों, तो ये मेरी कहानी कैसी लगी? हर व्यक्ति अपने भाग्य की रोटी खाता है। अगर भाग्य प्रबल हो तो भिखारिन भी रानी बन सकती है, और भाग्य में यदि ठोकर मारे तो राजा भी गुलाम बन सकता।